पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हिंदुओं को साजिशन टारगेट करने का आरोप लग रहा है। पलायन करने पर भी मजबूर किया जा रहा है। अब इस हिंसा की आग को पूरी तरह से शांत करने के लिए दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को फौरन मुर्शिदाबाद और मालदा भेजा गया है। मानवाधिकार आयोग की टीम मुर्शिदाबाद में पहले से मौजूद है, तो अब देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। यानी हिंसा की आग में ममता सरकार चौतरफा घिर चुकी है। लेकिन ममता सरकार का कहना है कि क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो इतनी तत्परता दिखा रही है। बंगाल हिंसा को हल्के में लेने वाली ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है और नफरत की चिंगारी भड़काने वालों पर एक्शन की जगह तमाशा देखने वाली ममता की पुलिस पर सवाल दागे जा रहे हैं। आरोप गंभीर है, जिसके बाद NHRC, बंगाल के राज्यपाल CV बोस और NCW हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। Which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. बंगाल के राज्यपाल खुद मानते हैं, पश्चिम बंगाल में मौत का नंगा नाच हुआ, साजिशन हिंसा भड़काई गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं इस घटना के बाद सियासी सरगर्मियां भी काफी बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश, ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। हालांकि इन सब के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर SIT का गठन किया गया है। अब तक 60 से ज्यादा FIR दर्ज की है और 270 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। इस मॉनसून दिल्ली को डूबने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों को तालाब न बनने की गारंटी भी दी जा रही है। बारिश के मौसम में जो तस्वीर पिछले 10 सालों से दिख रही थी, दिल्ली का वही मिंटो ब्रिज जहां की तस्वीर सरकार बदलने के बाद भी नहीं बदली, अब उसी ब्रिज से दिल्ली की तकदीर बदलने की गारंटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सड़कों पर उतरना पड़ा। साथ में मंत्री परवेश वर्मा हैं, जो नालों का निरीक्षण करने उतरे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश दिया जा रहा है और बारिश से पहले दिल्ली की सड़कों नालों को दुरुस्त करने का फरमान जारी हुआ है। आज वाटर लॉगिंग के जो दिल्ली का सबसे मेजर पॉइंट है, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो मिंटो ब्रिज जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक निशान, ये निशान इस लेवल पर है जहाँ पे पूरी की पूरी बस डूब जाया करती थी। पिछली बार तो पंप भी पानी में डूब गया था, ऑपरेटर पहुँच ही नहीं पाया था। इस बार समयबद्ध तरीके से सरकार तैयारी कर रही है कि दिल्ली को वो भयानक वाटर लॉगिंग देखनी ना पड़े। रेखा गुप्ता का मैसेज क्लियर है, पहले वाली दिल्ली और अब की दिल्ली में फर्क साफ नजर आने वाला है। जो तैयारी दिल्ली की नई सरकार कर रही है, उससे इस बार दिल्ली वासियों को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। जल भराव की समस्या दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। CM रेखा गुप्ता खुद निरीक्षण करने पहुंची हैं। मानसून से पहले नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। बाढ़ और सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। ये कदम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि हर हाल में दिल्ली को जल भराव से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए CM रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा एक्शन मोड में हैं। दिल्ली का स्ट्रीट फूड देश विदेश में काफी फेमस हो गया है, चाहे फिर वो वेज खाना हो या नॉन वेज हो। सड़क किनारे आपको बहुत सारे ढाबे भी दिख जाएंगे, लेकिन अब उन ढाबों के खिलाफ एक्शन की सुबोगाहट शुरू हो गई है। आदेश मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से आया है। जगह जगह पर इलीगल ढाबे खोल दिए गए हैं। मीट मुर्गा ऐसे बेचा जा रहा है, कोई कानून नहीं छोड़ा। इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तंदूर चलाए जा रहे हैं। सिरसा का ये बयान उस वक्त आया है जब वो राजौरी गार्डन में निरीक्षण पर निकले थे, जनता से संवाद कर रहे थे। तभी किसी ने गैरकानूनी ढाबों की शिकायत कर दी और मंत्री सिरसा ने लगे हाथ फरमान भी जारी कर दिया। तो अभी प्रशासन को आदेश दिया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट मुर्गे की दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जगह जगह कहाँ सलामी बेच रहे हैं, कहाँ बिरयानी बेच रहे हैं, कहाँ मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
दिल्ली में अब तक हिंदू त्योहार के वक्त मीट शॉप बंद करने की बात हो रही थी, लेकिन मंत्री सिरसा ने इन ढाबों को परमानेंट बंद करने का पैगाम दे दिया है। ऐसे में सवाल है, क्या दिल्ली में मीट शॉप पर ताला लगने वाला है? रेस्टोरेंट ढाबों में नॉनवेज खाने पर बैन लगने वाला है? सड़क किनारे चिकन बिरयानी की दुकान अब नहीं दिखेगी? क्या दिल्ली में तमाम अवैध ढाबे बंद हो जाएंगे? ये सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि जो आदेश मंत्री की तरफ से आया है, उसके बाद दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वालों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला मैसेज भी है। वक्फ कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों की अब दुकानें बंद होने जा रही हैं। बीजेपी देश भर में नए वक्फ कानून के प्रचार और प्रसार का रोड मैप तैयार कर चुकी है और इसके जरिए वक्फ कानून के क्या फायदे मुसलमानों को होंगे, ये बताया जाएगा बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना। वक्फ कानून पर पीएम मोदी का संवाद अब घर घर पहुंचाया जाएगा। वक्फ कानून पर फैले भ्रम को दूर किया जाएगा। बीजेपी इस कानून के फायदे गिनाएगी ताकि मुस्लिमों को गुमराह करने वालों को मैसेज दिया जा सके। वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। उससे पहले बीजेपी ने तमाम पोस्टर्स वक्फ बिल को लेकर लगा दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ये लिखा है कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा। देर से ही सही, लेकिन वक्फ को लेकर बीजेपी ठोस कदम उठा चुकी है। अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। घर घर जाकर सही जानकारी दी जाएगी, समर्थन और विरोध करने वालों से संवाद किया जाएगा और वक्फ कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है जुम्मे के दिन सड़कों पर तनाव नहीं, माहौल शांतिपूर्ण रहे, भ्रम को दूर किया जाए और मुस्लिमों के हक की बात हो। महाराष्ट्र में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के आदेश पर अब राज्य में सियासत गर्म हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना भवन के पास हिंदी के विरोध में पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी भाषा के विरोध में लगाए गए इस पोस्टर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तस्वीर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे का ये विरोध साफ तौर पे देखा जा सकता है। दादर इलाके में राज ठाकरे रहते हैं और इसी दादर इलाके में ये पोस्टर जो है लगाए गए हैं और आप देखिए इस तरह के कई और पोस्टर अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। प्रमुख रूप से दादर में इस पोस्टर को लगाकर एक तरह के जो है मैसेज देने की कोशिश है कि जो अनिवार्यता महाराष्ट्र सरकार ने की है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी पढ़ाना अनिवार्य करने पर एमएनएस सरकार के फैसले के विरोध में उतर आई और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी के विरोध में पहले पोस्टर लगाए और फिर नारेबाजी करते हुए जीआर की कॉपी जला दी। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का विरोध करते हुए लिखा कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी को जबरन थोपने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। हिंदी के विरोध में राज ठाकरे की ये चेतावनी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष अक्सर ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी निजी जिंदगी से जुड़े एक फैसले की वजह से चर्चा में है। दिलीप घोष को 60 साल की उम्र में अपनी दुल्हन मिलने जा रही है और दिलीप घोष ने 60 साल की उम्र में रिंकू मजूमदार को अपना हमसफर चुना। 50 साल की रिंकू मजूमदार बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता है। दिलीप घोष और रिंकू मजूमदार की मुलाकात पार्टी में साथ काम करने के दौरान हुई थी। रिंकू मजूमदार तलाकशुदा है और उनका एक 25 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि दिलीप घोष और रिंकू मजूमदार ने कोर्ट में रजिस्ट्री मैरिज की। इस दौरान दोनों परिवारों के करीबी लोग और बंगाल बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दिलीप घोष के करीबी लोगों के मुताबिक उनकी मां की इच्छा थी कि दिलीप घोष शादी करे ताकि भविष्य में कोई उनकी देखभाल करने वाला हो। मां की इच्छा सुनने के बाद दिलीप घोष भावुक हो गए और उन्होंने 60 साल की उम्र में शादी करने का फैसला लिया और शादी के पहले बाकायदा शादी का कार्ड छपवाया और उसे अपनी मां को भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी दिलीप घोष के घर पर पहुंचे और उन्हें शादी की बधाई देते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में धार्मिक रंग चढ़ने लगा है। भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यहां की धरती से बड़ा हमला बोला और बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ने का आरोप लगाया।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल चुनाव में वोट के लिए धर्म का सहारा लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म पे नहीं चलना चाहती है, धर्म पे इसलिए चलना चाहती है क्योंकि उन्हें सत्ता पाना है। वो धार्मिक इसलिए क्योंकि सत्ता पाना है। जिस दिन उन्हें पता लग जाए कि धर्म से सत्ता नहीं मिलेगी, उस दिन से वो धर्म छोड़ देंगे। अखिलेश यादव का ये बयान ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलकर सीधा लखनऊ की सियासत तक गूंज गया। अखिलेश यादव ने पुरी में जय जगन्नाथ का नारा लगाकर इशारों ही इशारों में सीएम योगी को चुनौती भी दे डाली। हमारे प्रति जो उत्तर प्रदेश के हैं, इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े वस्त्र पहनते हैं साधु संतों वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके जय जगन्नाथ जी का दर्शन कभी किया। अखिलेश यादव के हमले के बाद अब सबकी नजरें अब योगी आदित्यनाथ के जवाब पर टिकी हैं। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी में चुनावी मौसम आने से पहले ही धर्म की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। और अब हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी बीजेपी विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी भगवान से सीधी बातचीत होती है और ऐसा दावा वो खुद खुले मंच से कर रही हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया है कि पैसे लेकर वोट देने वाले अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली और ऊंट बनेंगे। ये हैं पूर्व मंत्री और महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। इन्हें आप साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा, क्योंकि इनकी बातचीत डायरेक्ट भगवान से है। ये दावा माननीय विधायक जी खुद कर रही हैं। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। सुना आपने, माननीय विधायक जी का सीधा संपर्क भगवान से है। बात इतनी सी ही नहीं है। बीजेपी विधायक तो जन्मों का लेखा जोखा भी रखती है, तभी तो अगले जन्म की भविष्यवाणी भी कर रही है। पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना। ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहा ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने खुलेआम मंच से ये अजीबोगरीब बयान दिया है। उनके मुताबिक जो लोकतंत्र बेचेंगे वो अगले जन्म में ऊंट, बकरी, भेड़, बिल्ली जैसे जानवर बनेंगे। बहरहाल बीजेपी नेता का ये बयान सियासी गलियारे में सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने वोटर्स को साधने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बिहार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले महिला वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है, ये देखिए आप। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सीएम हाउस से महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इन महिला संवाद रथ में LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आधी आबादी को साधने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ताकि राज्य में किए गए कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बिहार सरकार का ये कार्यक्रम पूरे राज्य में करीब 2 महीने तक चलेगा, जिसके तहत 70,000 जगहों पर महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान टोले टोले में जाकर महिलाओं की समस्या सुनी जाएगी। बिहार सरकार ने इस अभियान के तहत करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधे पहुंचने का लक्ष्य रखा है। एक एक टोले में जाकर, 70,000 टोले में जाकर सीधा संवाद करके हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक इस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके माध्यम से आप महिलाओं के उत्थान में जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को साधने के लिए नीतीश सरकार का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है, जिसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई जो है वो आर पार की चल रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल का चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोनिया राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल के कार्टून दिखाए गए हैं, जिसमें दोनों के हाथ में नोटों से भरा बैग भी दिखाया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।
कुछ लोगों ने हाथ में अनोखा पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जिस पर स्लोगन लिखा था, हेराल के सिकंदर होंगे जेल के अंदर। एक और स्लोगन के जरिए सोनिया राहुल पर हमला किया गया जिसमें लिखा था, जनता पूछे जवाब दो, घोटाले का हिसाब दो। यही नहीं, बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला भी फूका। उधर पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेल का चक्का जाम करके नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने और ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन और नारेबाजी यहां शुरू कर दी। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से प्रदर्शनकारियों को हटाया और ट्रेन को यहां से रवाना किया। महाराष्ट्र में अवैध लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन जारी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। किरीट सोमैया पुलिस स्टेशन पहुंच गए और 72 मस्जिदों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। सोमैया का आरोप है कि ये मस्जिदें लाउडस्पीकर के नियमों का पालन नहीं कर रही। मुंबई में मस्जिदों के अंदर अवैध लाउडस्पीकरों पर नकेल कसने की लगातार किरीट सोमैया की मुहिम जारी है। किरीट सोमैया ने आज एक बार फिर इसी को लेकर मुंबई में प्रदर्शन किया, जहां वो पुलिस स्टेशन के बाहर अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। किरीट सोमैया ने दरअसल मुंबई के गोवंडी में 72 मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया का दावा है कि ये लाउडस्पीकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं और पुलिस इस पर लंबे समय से कोई एक्शन नहीं ले रही। ये जो मुलुंड पुलिस ने अभी 10/3/2025 से 7/6/2025 3 महीने की परमिशन दी, उसमें अभी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये लाउड बॉक्स टाइप लाउड स्पीकर रहेगा। तो बॉक्स टाइप यानी जो मस्जिद के ऊपर, छत के ऊपर, मीनार के ऊपर जो भोंगा लग रहा था वो अब नहीं। भोपाल के मंदिरों में हिंदू संगठनों ने एक नई पाठशाला शुरू कर दी है, जहां लव जिहाद, लैंड जिहाद से बचने के लिए हिंदू बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मंदिरों में ये पाठशाला हिंदू संगठनों के द्वारा लगाई जा रही है। राजधानी भोपाल के मठ मंदिरों से सनातन धर्म को मजबूत करने के संदेश दिए जा रहे हैं। मंदिरों के अंदर लव जिहाद से बचने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एकादशी के दिन मंदिर में पाठशाला लगाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग शामिल होते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जिसमें वो गलत रास्ते पर ना जाएं और अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का नियम पूर्वक पालन करते रहें। मंदिरों की इस पाठशाला के जरिए सनातन से जुड़ने, लव जिहाद से बचने और लैंड जिहाद को रोकने का अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, उनको सामाजिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। यदि समाज में उन बच्चों को अगर सुदृढ़ बनाना है और सुंदर बनाना है तो उनको ये सब चीज़ें कि लव जिहाद क्या होता है, लैंड जिहाद क्या होता है, आपके ऊपर किस तरीके का समाज में खतरा आ सकता है, क्या हो सकता है, तो वो सब जानकारियां जो हैं वो मंदिरों के माध्यम से दी जा रही हैं। हिंदू संगठन के लोग युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति और सामाजिक दायित्व की बारीकियां समझा रहे हैं। लव जिहाद से बचाने के लिए हिंदू बेटियों को शिक्षा दी जा रही है। मंदिरों की इस खास पाठशाला का संचालन संस्कृति बचाओ मंच समिति कर रही है और इनका एक ही उद्देश्य है, हिंदू समाज और सनातनियों के बीच जागरूकता फैलाना, ताकि सनातन के पाठ से लव जिहाद का दी एंड किया जा सके। दिल्ली में एक बार फिर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और एक युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस हत्यारों की तलाश में भी जुटी हुई है। उधर हत्या से गुस्साए घर वालों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड के बाद लोग डरे हुए हैं और उन्होंने पोस्टर लगाकर पलायन करने तक का ऐलान दे दिया है। हालांकि क्या ये साजिश है, क्या सच में इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है या इसके पीछे कोई और बात है? घरों के आगे, मकान के आगे हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करे रेखा गुप्ता। घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं और मकान बेचने का ऐलान कर दिया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। जी हमें दिक्कत है कि हमारे 6 जने मर गए और हमें परेशान हो गए, अब हमें मकान बेचना है जी। लोगों ने अपने घर के बाहर हाथ से लिखे पर्चे पूरे मोहल्ले में चिपका दिए। पर्चे पर लिखा है कि इलाके से हिंदू समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं, योगी जी मदद करें। उन्होंने योगी मॉडल के तहत इंसाफ की मांग की। बहुत गुंडागर्दी होती है, बहन बेटी भी छिड़ जाता है, रुआल ले हमारा भाई मारा गया सबसे पहले। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि इलाके में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शिकायत के बाद ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं की जाती और यहाँ कानून व्यवस्था किसी काम की नहीं। कोई व्यवस्था किसी काम की नहीं है, कोई भाईचारा किसी काम का नहीं है, यहाँ सब दिखावा है।
कुछ भी करे उसका एनकाउंटर होना चाहिए कायदे में, कोई भी हो जाए इसमें। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया और न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कुणाल पर चाकू से हमला किया जब वो दुकान पर दूध लेने गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो वहीं कुणाल की हत्या के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बेटा चला गया, 16 साल का नाबालिग था, पूरा घर का बोझ लेकर चलता था बोई। वहीं इस हत्याकांड को लेकर अब सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि वारदात में जो भी अपराधी शामिल है उन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जिन लोगों के नाम है, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस अब एक बड़ा कदम उठाने का दावा कर रही है और अब दिल्ली में योगी मॉडल से क्राइम कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है और इसीलिए राजधानी में दिल्ली पुलिस अब सड़क पर उतारी गई है। गुरुवार की रात दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और रात भर पेट्रोलिंग के अलावा जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक रईसजादे की BMW कार रोकी तो वो पुलिस से बहस करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो बियर की केन बरामद हुई। ऐसी कई गाड़ियों से पुलिस ने अवैध शराब की पेटियां भी जब्त की हैं। इस दौरान पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। ये जो एक अभियान चला है कि हर महीने में 2 ऐसी रात होगी जिसमें जनरल गश्त रहेगी, जिसमें कई सीनियर अफसर और मैक्सिमम फोर्स जितनी रहेगी वो रात में गश्त पे रहेगी। तो उसी के तहत ये आज जनरल गश्त का आयोजन किया गया। योगी मॉडल की तर्ज पर ही अब दिल्ली पुलिस भी क्राइम कंट्रोल कर रही है। दिल्ली पुलिस का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अगर राजधानी में किसी ने भी कानून तोड़ा तो फिर कानून भी उसे नहीं छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हनुमान जयंती पर एक महिला एडवोकेट ने ऑनलाइन वेज पिज्जा मंगवाया था, लेकिन खाने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो फिर उसके होश हो गए। जरा जोमेटो के इस ऑर्डर क्लिप को देखिए, जिस पर साफ साफ लिखा है ऑनियन पिज्जा। अब जरा इस पिज्जा बॉक्स को भी देखिए, जिस पर कहीं भी नॉनवेज का सिंबल नहीं है। दरअसल इस महिला एडवोकेट ने हनुमान जयंती के दिन VIP पिज्जा फास्ट फूड कंपनी से ऑनलाइन वेज पिज्जा और पास्ता ऑर्डर किया था, साथ ही केक भी ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में नॉनवेज पिज्जा दिया गया जिसमें मांस के टुकड़े मौजूद थे। पिज्जा खाते ही महिला एडवोकेट की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां भी हुई। मामला सांसनी गेट का है। फिलहाल महिला एडवोकेट ने VIP पिज्जा कंपनी पर आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और जिले के अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की शामत आई हुई है और आतंक के खिलाफ सेना ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए 4 दिनों से जंगलों में सुरक्षा बल कॉम्बिंग कर रहे हैं। और पुंछ के सुरनकोट में चल रही मुठभेड़ के बीच इलाके में हाई अलर्ट जारी है। जगह जगह पर सुरक्षा बल हर संदिग्ध इलाके की तलाशी ले रहे हैं। पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और SOG संयुक्त रूप से कॉम्बिंग कर रही है। पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है और जंगलों में ऑपरेशन ऑल आउट में तेजी देखने को मिल रही है। सुरनकोट में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। दरअसल सोमवार रात को पुंछ इलाके में जैसे ही आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली, उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से आतंकवाद की जो नई लहर है उसको झेल रहा है और जैसा कि आपने बताया लसाना में 3-4 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ था। आज हमारे आर्मी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई और उसमें हम लोगों ने अपने लिए आगे जो कार्रवाई की जानी है हमारे द्वारा उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया, जिसके बाद सुरनकोट में छिपे आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई और आतंकियों ने भागने की फिराक में सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। जहां आतंकी छिपे हैं उस इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है और ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है, जिससे आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब न हो सके। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में एक मुन्नी नाम की महिला को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, जबकि जो आरोपी थी जिसको गिरफ्तार करना था वो कोई दूसरी मुन्नी निकली। दबंग मूवी का सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, तेरे तो आपने सुना ही होगा। ऐसी ही बदनाम सीबीगंज इलाके में रहने वाली मुन्नी भी हुई हैं। किसी और की वजह से नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है पुलिस की वजह से, और बदनामी भी उस बात के लिए जो उसने की ही नहीं।
ऐसा इसीलिए क्योंकि आरोप है कि गुडवर्क के चक्कर में चौकी इंचार्ज ने बिना गलती के मुन्नी को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक साल 2020 में बंडिया गांव में मुस्लिम महिला मुन्नी के घर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। तब मुस्लिम महिला मुन्नी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर चौकी इंचार्ज जांच के लिए बंडिया गांव पहुंचे और हिंदू महिला मुन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुन्नी के घर वाले उसे बेकसूर बताते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। जब महिला का पति उसकी जमानत कराने कोर्ट पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी मुन्नी के नाम कोई रिपोर्ट या वारंट ही नहीं है, जिसकी शिकायत उसने एसएसपी से की, जिस पर उन्होंने निर्दोष मुन्नी को 4 दिन बाद जेल से रिहा कराया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। अरे हमने नहीं कही, अब गलती से दरोगा की गलती हो गई तो हो गई। क्या दिन जेल में रहना पड़ा आपको? 5 दिन आई हूँ। अच्छा, तो दरोगा ने गलती जेल भेज दिया? अब भेज दिया, गलती से उसकी गलती हुई। हेलो सर, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। जी हाँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। हत्या के बाद पुलिस को फोन करके राशिद ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। हैरान करने वाला ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है, जहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फिर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। कातिल पति ने खुद पुलिस को फोन पर बताया कि उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं फोन करा, मैं नहीं बुलाई पुलिस, मुझे मेरी औरत गलत थी पुलिस, इसलिए मुझे डर के मारा। तो ड्रामे का उनकी कहानी बताई पुलिस वालों को, इसलिए डर के मारा मैंने मर्डर। जानकारी के मुताबिक रफीक नगर का राशिद मेरठ के ड्रम कांड से इस कदर डर गया कि उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि उसने खुद पुलिस को फोन करके अपना गुनाह कबूल किया। हालांकि पुलिस का दावा है कि मर्डर की वजह घरेलू विवाद है। 112 पर एक कॉल की, उसने बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक अजगर को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, लेकिन उसके बाद बाघ की हालत खराब हो गई। ये देखिए, बाघ के सामने अजगर पड़ा है। बाघ अजगर को हिला डुला रहा है, वो उसे सूंघता है और फिर आगे बढ़ जाता है। बाघ की चाल भी कुछ असहज लग रही है। वो झाड़ियों की तरफ जाता है और मुंह नीचे करके हाँफने लगा। शायद उसकी हालात ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक टाइगर रिजर्व में बाघ ने अजगर को खा लिया, लेकिन उसके बाद बाघ की हालत बिगड़ने लगी। शायद बाघ को अजगर हजम नहीं हुआ और वो उसने उलट दिया। जंगल सफारी के लिए आए पर्यटकों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। राफ्टिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है और इसमें खूब रोमांच होता है, ये उतना ही जोखिम भी होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ राफ्टिंग करने गए एक युवक की गंगा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। और उफनती गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान हुए इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। देखो दोस्तों, वो लड़का देख गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक कैसे गंगा नदी की उफनती लहरों के बीच दूर तक बहता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि देहरादून का रहने वाला ये युवक अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश पहुंचा था। इस दौरान जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची, तभी अचानक युवक राफ्ट से गिर गया और गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। गिर गया, वो लड़का गया। ओह माय गॉड, देखो दोस्तों, वो लड़का देख गया। युवक के राफ्ट से नदी में गिरते ही वहां मौजूद लोगों को आशंका थी कि इतनी तेज बहाव में शायद ही उसकी जान बच पाए, और हुआ भी ऐसा ही। गंगा के तेज बहाव में बह रहे युवक को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवक अपनी जान गंवा चुका था। तू डाल डाल मैं पात पात। बिहार की कटिहार पुलिस कुछ इसी तर्ज पर काम करती हुई नजर आ रही है। ड्राई स्टेट बिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब इन तस्करों से एक कदम आगे बढ़ गई है। अब देखिए ना, बुर्के में नजर आ रही इस महिला ने शराब तस्करी का क्या खेल रचा था। पीछे भी देख लो। साड़ी के ऊपर बुर्का और बुर्के के अंदर तो पूरी मधुशाला छिपा रखी थी। जब पुलिस टीम ने इस शातिर महिला का बुर्का हटाया तो शराब की पूरी खान निकलने लगी। शराब तस्कर महिला ने अपने शरीर पर टेप के जरिए शराब की टेट्रा पैकिंग बांध रखी थी, लेकिन जैसे ही टेप को हटाया गया, शराब की पैकेट एक एक कर निकलने लगी। इस शातिर महिला ने अपने शरीर पर एक दो नहीं बल्कि शराब की सैकड़ों टेट्रा पैकिंग बांध रखी थी।
ये शराब तस्कर महिलाएं बुर्का पहनकर गर्भवती होने का ढोंग रचकर विदेशी शराब की तस्करी कर रही थीं। जांच में पता चला है कि दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल के कुमेदपुर से ट्रेन के जरिए शराब ला रही थीं। फिलहाल शराब तस्कर महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपने धरना प्रदर्शन की तो कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा से जो तस्वीर सामने आई है, अब आप उस खबर को देखिए। उसकी मांग हर कोई उठाना चाहेगा। एक 10 साल की बच्ची इसलिए अनशन पर बैठ गई क्योंकि वो गांव में शराब ठेके की जगह स्कूल खुलवाना चाहती थी। चिलचिलाती धूप में सफेद चादर पर गमछा ओढ़े ये बच्ची गांव में स्कूल खुलवाना चाहती है, गांव में अस्पताल खुलवाना चाहती है और शराब के ठेके को बंद करवाना चाहती है। मांग बच्ची के पिता की है, लेकिन जब वो 17 दिन से भूखे प्यासे अपने पिता को अनशन पर बैठे देखी तो उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं करने का मन बना लिया। बच्ची अब पिता के साथ शराब ठेका बंद करने के लिए भूख हड़ताल पर है। मेरा नाम अंशिका। अंशिका बेटा कब से बैठी हो यहाँ? मैं आज से बैठी। आज से बैठी हो यहाँ? अच्छा ये बताओ क्यों बैठी हो इतनी कड़ी धूप में? धूप नहीं लग रही तुम्हें? ठेके उठने के लिए। कौन सा ठेका? क्या ठेका? यहाँ दारू पीकर लोग दारू पी गए, यहाँ महिला बेटियां कर रही हैं और शराबियाँ गाली गलौज दे रहे हैं। जब हम बड़ी हो जाएंगे, जब हम भी स्कूल जाएंगे, जब हमसे भी गाली गलौज करेंगे, बदतमीज करेंगे। मासूम बच्ची की एक एक बात दिल को छू लेने वाली है। इस आवाज को उठाने के लिए जी मीडिया की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरी कहानी समझने और समझाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ठेकेदार की रंगदारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें जूतम पैजार करता ठेकेदार अधिकारी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है और चप्पल से अधिकारी की पिटाई कर रहा है। सरकारी दफ्तर में हुई मारपीट की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। नहीं हाथापाई नहीं करना, हाथापाई नहीं करना है। वीडियो में चप्पल से पिटाई करने वाला शख्स ठेकेदार बताया जा रहा है, जो SICL दफ्तर में घुसकर पहले जान से मारने की धमकी देता है और विरोध करने पर अधिकारी के साथ मारपीट करने लगता है। घटना SICL विश्रामपुर दफ्तर की है, जिसमें ठेकेदार की गुंडागर्दी साफ दिख रही है। हालांकि आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी का कहना है, अगर इस तरह ऑफिस में आकर धमकी दी गई तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया और इस हमले में क्राइम ब्रांच प्रभारी को गंभीर चोटें आई हैं। अब इस प्रभारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बेखौफ बदमाशों का तांडव काफी देर तक चलता रहा। क्राइम ब्रांच प्रभारी SI सत्यपाल सिंह के साथ अभद्रता और मारपीट हुई। वर्दी फाड़ी और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। जानकारी है कि हमलावर फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए थे, रास्ता नहीं देने पर भड़क गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट करने लगे, जिसके बाद SI सत्यपाल सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हाँ, ये SI सत्यपाल सिंह है, क्राइम ब्रांच एटा में तैनात है। कल शाम को ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, तभी नशे में धुत फॉर्च्यूनर सवार 3 लड़कों ने इनके साथ अभद्रता की। जब इन्होंने मना किया तो उनके साथ मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी तीसरा आरोपी अब भी फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। आपने बालिका वधू जो धारावाहिक है वो तो देखा ही होगा, जिसमें एक नाबालिग लड़की की शादी हुई थी। यूपी के पीलीभीत से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर शादी को होने से रोक दिया। घर में शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन तभी पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम वहां पहुंची और उसने नाबालिग लड़की को बालिका वधू बनने से रोक लिया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी, एक शख्स अपनी नाबालिग बेटी की शादी कराने जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीमें मौके पर पहुंची। जब घर की जांच की तो लड़की के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, जिस पर पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की तो उसमें लड़की की उम्र 13 साल निकली, जिस पर पुलिस ने परिवार पर कार्रवाई की बात कही और इस शादी को रुकवाया